नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल वो दिन आ रहा है जो पूरी साल में एक बार आता है, एक्सेप्शनल टाइम्स को छोड़कर। जैसे कि रिजल्ट आ रहे हो तो साल में 2 बार आ जाता है। जैसे लास्ट ईयर हुआ, इंटर्म बजट हो जाता है और एक फाइनल बजट होता है। बट मेन जो बजट होता है वो 1 फरवरी को ही आता है, जैसे कि कल आने वाला है। कल बजट में आपको क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर जानी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस बाजार की हैं और कौन से वो आंकड़े हैं जो एक एक फिगर जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बोलेंगी, बाजार रॉकेट या धड़ाम होगा। एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में शेयर करता हूं बिना किसी देरी के। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटा है दोस्तों। पहले स्टॉक स्पेसिफिक कि कौन से क्षेत्र के लिए इस बार बजट में कुछ स्पेशल आ सकता है। दूसरा मैंने बांटा है कि इस बार बजट से एक्चुअली में पूरे बाजार को क्या चाहिए। और तीसरा वो फिगर्स जैसे कि जीएसटी कलेक्शन, जैसे कि आपका फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा, केपेक्स का आंकड़ा, ये सारे आंकड़े मैंने रखे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले स्टॉक्स का सेगमेंट कवर करते हैं। दोस्तों, इस बार जो बजट में स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक डिफरेंट आ सकता है वो है मेरे पास यहां पे 4 क्षेत्र हैं। एक एक करके शेयर करता हूं। पहले क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इन्हीं के लिए आएगा। बजट में सबके लिए आता है, हर बार आता है। रेलवे, डिफेंस, सबके लिए, इंफ्रा, सब, हॉस्पिटल, फार्मा, सबके लिए। लेकिन ये जो 4 क्षेत्र हैं ये नए इंक्लूड होंगे जहां पे गवर्नमेंट का फोकस होगा। जो नया होता है, जहां पे ज्यादा फोकस कर लिया जाए, अचानक से कुछ नई थीम निकल के आ जाए तो वो बाजार ज्यादा ले लेता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब मान के चलो डिफेंस के लिए हर बार आता है, इस बार नहीं आएगा तो वो नेगेटिव हो गया, और अगर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो हर बार ही आता है। सिमिलरली कुछ ऐसा मानो कि आपको एक व्यक्ति हर दिन नमस्कार कहता है या जो भी कहता है, जय श्री राम जो भी कहता है, और एक व्यक्ति जो आपको उल्टा सीधा बोलता है हर दिन। अब जो उल्टा सीधा बोलता है वो अगर आपको सामने से आके नमस्ते बोल देगा तो आपको खुशी होगी, आपको अरे यार ये क्या हो गया, ये तो अचानक बदल गया बंदा। सिमिलरली यहां पे मार्केट में क्या होता है, अगर हर साल ही कुछ आ रहा है तो वो न्यूट्रल है, नहीं आएगा तो दिक्कत है। और अगर किसी के लिए कुछ नहीं आ रहा था और कुछ आ जाए तो वो पॉजिटिव है। तो अब कौन से 4 क्षेत्र हैं नोट कीजिए। पहला है ड्रोन स्टॉक्स, जिसमें जेन टेक्नोलॉजीज और आपका आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज आता है। ठीक है, ये 2 ड्रोन से रिलेटेड स्टॉक्स है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार फोकस कर सकती है या फिर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट कर सकती है सरकार। अगर ऐसा होता है तो इन दोनों स्टॉक्स को पॉजिटिव मिलेगा रिएक्शन। ऐसा नहीं है दोस्तों एक दिन के पर्पस से बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अगले 1 साल के पर्पस से, क्योंकि बजट एक दिन का तो होता नहीं है। बजट होता है अगले 5 साल का रोड मैप होता है एक तरीके से। ठीक है, आगे दूसरा है इनिशिएटिव जो आ सकता है ईएमएस, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक स्कीम आ सकती है जहां पे इनको बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव एडिशनल प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जिसके तहत आपका डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अंबर एंटरप्राइजेस, केन्स टेक्नोलॉजीज, इस तरीके की कुछ कंपनियां आएंगी। ईएमएस से रिलेटेड भी कुछ बड़ा आ सकता है, नोट माई वर्ड। थर्ड है दोस्तों, इस बार एफडीआई लिमिट जो सरकारी बैंकों के लिए है उसको बढ़ाया जा सकता है, और इससे सारी की सारी सरकारी बैंक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकती हैं। स्पेशली बड़ी बैंक है या फिर ऐसी बैंक जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और उसमें एफआईआईज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ एफडीआई लिमिट वो नहीं कर पाते। एफडीआई लिमिट बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, जो भी फॉरेन ब्रोकर है या फॉरेन इन्वेस्टर है बड़ा, वो किसी भी भारत की बैंक में एक मेजॉरिटी स्टेक तक खरीद सकता है, जिसकी वजह से 2 चीजें होंगी। एक, ग्लोबल लेवल पे ये होगा यार इसमें तो वो बंदा निवेशित है, ये तो बढ़िया ही होगी। जब कोई फॉरेन बड़ा इन्वेस्टर आ जाता है तो फिर वो ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ जाती है और कंपनी का थोड़ा नाम, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, और जब दूसरा निवेशक आएगा बड़ा तो आपको और हमको भी कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चौथी चीज जो हो सकती है, इसका इंपैक्ट मेरे को नहीं पता पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा, क्योंकि आधी हेडलाइन है मेरे पास। ये थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम बदल सकता है। अगर ये होता है तो इससे इंश्योरेंस कंपनीज को पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, मेरे को नहीं पता। एज अ कंज्यूमर हमारे लिए
थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस महंगा होगा, सस्ता होगा, उससे हमें फायदा होगा, नुकसान होगा, वो तो जब हो जाएगा तभी पता चलेगा। ये होता क्या मैं बता दूं, जैसे आपका एक व्हीकल है, उसका आप इंश्योरेंस कराते हो, थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस कराए, तो फर्स्ट पार्टी आप हो गए, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी होती है, और थर्ड पार्टी वो होता है जिससे कभी अगर गलती से आपकी टक्कर हो जाए और उसको कोई नुकसान हो जाए तो उसका नुकसान आप नहीं भरोगे, वो फिर इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। यानी थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस कंपनी भरती है, इंश्योरेंस कंपनी। आपको जो दिक्कत हुई है वो खर्चा आपको झेलना पड़ेगा, सामने वाले का खर्चा आप नहीं झेलोगे। अब उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, प्रीमियम्स यानी जो आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो प्रीमियम के नाम पे, वो बदल सकता है। ठीक है, अब आ जाता हूं कि इस बार बजट से चाहिए क्या हम लोगों को। ज्यादा कुछ नहीं, पहली बात तो कोई कुछ सोच ही नहीं रहा, बस एक ही चीज है, FIIs को वापस बुला लो। कैसे बुलाओगे? सिर्फ एक ही तरीका है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाओ, घटाओ, या फिर STT हटाओ। ये दो में से एक चीज करनी पड़ेगी सरकार को। और सरकार ने अगर ये इस बार पूरी तरीके से अवॉइड करा तो जो बाजार का हाल है, हो सकता है और भी दिक्कत में आए बाजार, क्योंकि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, ऊपर से बाजार में पैसा बन नहीं रहा है। और अगर जैसे तैसे कोई पैसा बना भी ले तो रुपए की प्रॉब्लम, ऊपर से टैक्स भरो, तो भैया FIIs को कुछ बचता नहीं है, इसलिए वो देश छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें रोकना पड़ेगा। अब आ जाता हूं कुछ डेटा पे। सबसे पहले तो नॉमिनल GDP जो है सरकार इस बार 10% से 10.5% की अनाउंस कर सकती है, यानी डबल डिजिट की अनाउंसमेंट आ सकती है। बट मुझे लगता है डबल डिजिट की ये वाली अनाउंसमेंट इनफ नहीं होगी, 11% तक पहुंचना होगा। समझ रहे हो बात को? यानी कि दोस्तों नॉमिनल GDP में आप ये ना समझें कि ये फुल फ्लेज GDP हो गई। नॉमिनल GDP होता है GDP प्लस इन्फ्लेशन। तो अगर हम 7.2 7.3% GDP लेके जा रहे हैं और 4% का इन्फ्लेशन ले जा रहे हैं, 3% का, तो फिर आपका वो 10 से 11 के बीच में आ जाएगा, वो ठीक रहेगा। अब मैं कुछ आंकड़े और बताना चाहूंगा। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट की बात करें करंट वित्त वर्ष के लिए, तो पहले 4.4 का अनुमान लगाया था, अभी भी वही है, और हो सकता है 4.4% के आसपास ही फिस्कल डेफिसिट आए। अगर इससे ज्यादा आता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इससे कम होता है तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, क्या टारगेट दे सकती है फाइनेंस मिनिस्टर। अगर 4.2 4.3% कहती हैं कि अगले साल में हमारा फिस्कल डेफिसिट रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर कंसोलिडेशन नहीं चुन के 4.4% कहती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा या कम होता है तो उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा होता है दोस्तों। जैसे आपने 100 रुपए की कमाई करी, 105 रुपए की खर्चा कर दिया, तो हो गया 5 रुपए का घाटा। ये होता है फिस्कल डेफिसिट। अब आ जाते हैं केपेक्स, यानी सरकार कितना खर्चा कर सकती है। तो दोस्तों करंट वित्त वर्ष के लिए 11.2 लाख करोड़ का था, जहां तक मुझे याद आ रहा है 11.4 लाख करोड़ के समथिंग था, 11.2 के समथिंग ही था। तो अनुमान ये है कि कम से कम 11.2 लाख करोड़ तो अगली वित्त वर्ष में खर्चा करना ही चाहिए, कम से कम, क्योंकि इतना तो पिछली बार भी किया था। अगर नॉर्मली 8 से 10% का जो इंक्रीज होता है वो हुआ, तो 12 लाख से लेकर 12.5 लाख करोड़ का खर्चा अनाउंसमेंट कर सकती है सरकार। ये मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है जी, तो ये डिटेल्स हैं जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। एक डेटा और जो हमें क्लोजली वॉच करना होगा दोस्तों, वो है आपका GST कलेक्शन का, क्योंकि इस बार काफी कुछ बदला है GST में, तो कितना आता है, क्या फोरकास्ट रहती है, वो देखना भी जरूरी होगा। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।